देखिए, सबसे पहले हम इंडिया के जो कुछ अन्य नाम हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला नाम जो हमें देखने को मिलता है वो है भारत। तो भारत नाम कहाँ से आया है? तो राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के जो पुत्र थे भरत, तो इन्हीं के नाम पर हमारे देश को भारत या फिर भारतवर्ष कहा गया। देखिए, हस्तिनापुर के राजा थे राजा दुष्यंत, ठीक है। पुराणों और महाभारत में इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं के जो पुत्र थे राजा भरत, ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई वो राजा भरत के टाइम से ही हुई है। क्यों हुई है? और राजा भरत थे और इनके जो पुत्र थे, ठीक है, तो राजा भरत के पुत्र बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, तो इन्होंने किसी अन्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हुई वो राजा भरत के टाइम पीरियड से ही हुई। तो राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसके अलावा एक नाम हमें देखने को मिलता है इंडिया। तो इंडिया नाम कहाँ से आया है? तो यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम हमें दिया गया है ना। आप देखते होंगे भूमध्य सागर में एक देश है जिसका पहले नाम यूनान था, वर्तमान में हम ग्रीस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। देखिए, प्राचीन काल से ही यूनान से हमारे संबंध रहे हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता से, ठीक है। तो ये नाम आया कैसे, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ा पहले आप इंडिया के मैप को समझिए। यदि आप यहाँ पर देखेंगे, भारत के दक्षिण में देखेंगे, तो ये तीनों ओर से जो भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, ये तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिल जाएगा, पूर्व की ओर यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगी, और दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर है। तो यहाँ आप गुजरात से यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक, तो ये पूरा जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा उत्तर में आप यहाँ पर देखेंगे तो हिमालय है ना, ये पूरा हिमालय रेंज से घिरा हुआ है। तो जो प्राचीन समय में भारत यदि किसी को आना हो तो सिर्फ एक ही रूट होता था, ये वाला रूट जो वर्तमान में पाकिस्तान आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही लोग भारत आते थे, और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है इंडस या फिर सिंधु, है ना, ये वाली जो नदी बता रहा हूँ। तो प्राचीन समय में कोई भी जब भारत आता था तो उसे ये सिंधु नदी क्रॉस करनी होती थी इंडिया में एंटर करने के लिए। तो जो सिंधु या फिर इंडस नदी है, ये हमारी पहचान होती थी प्राचीन समय से। तो लोग हमें इसी प्रकार से जानते थे कि जो सिंधु नदी के किनारे एक देश है, ठीक है। तो जो इंडिया नाम है तो इसी इंडस नदी के चलते आया है, जो कि यूनानियों के द्वारा दिया गया है। तो इंडस से ही इंडिया नाम बना है। इसके अलावा एक नाम हमें हिंदुस्तान देखने को मिलता है। तो हिंदुस्तान नाम भी हमारा इसी सिंधु नदी के चलते आया है। देखिए, इसका नाम क्या है? सिंधु। और जो हिंदुस्तान नाम दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ईरानियों के द्वारा। ईरान आपको पता होगा, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान देश है, और अफगानिस्तान के बगल में एक देश है जिसका नाम है ईरान, है ना। ईरान को पहले हम बोलते थे फारस या फिर पर्शिया। अब देखिए, जो पर्शियन लोग होते हैं या फिर जो ईरानी लोग होते हैं, ये सा नहीं बोल पाते, ये सा प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो इस सा को बोलते हैं हा। तो ठीक इसी सिंधु से बन गया है हिंदू। तो इन्होंने इसी सिंधु को हिंदू कह के बुलाया, तो इसी सिंधु से हिंदू बन गया और इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो आपको याद रखना है, हिंदुस्तान नाम ईरानियों के द्वारा दिया गया है या फिर पर्शियन लोगों के द्वारा दिया गया है, और इसी सिंधु नदी के चलते ये नाम पड़ा है। इसके अलावा एक नाम आर्यवर्त हमें देखने को मिलता है। तो आर्यों का निवास स्थान, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी वैदिक सभ्यता में, जो आर्यों का निवास स्थान था, यहाँ सिंधु नदी के किनारे यहीं पर बसे थे वो, जहाँ पर आर्य लोग बसे थे उसको ही आर्यवर्त कहा जाता है। इसके अलावा एक जम्बूद्वीप नाम है। तो प्राचीन ग्रंथों में हमें एक और नाम देखने को मिलता है जम्बूद्वीप, है ना। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में 7 द्वीप बताए गए हैं, उसी में से एक द्वीप था जम्बूद्वीप जिसमें भारत स्थित था। तो ये कुछ नाम है, आपको याद रखना है किसके द्वारा दिए गए हैं और इन नामों का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। इसके अलावा हम भारतीय संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में हमें 2 नाम देखने को मिलते हैं मुख्यतः ऑफिशियल तौर पर, एक इंडिया है और एक भारत है ना। आप संविधान जब पढ़ेंगे या फिर प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया या फिर हम भारत के लोग, तो इसमें हमें 2 नाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इन दोनों में भी सबसे महत्वपूर्ण नाम क्या है, तो आपको आंसर करना है इंडिया नाम का महत्व ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि विश्व लेवल पर या फिर विश्व स्तर पर जो हमें लोग जानते हैं वो इंडिया नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा जब हमारे भारत का संविधान बन रहा था तो जो हमारे संविधान के निर्माण करता थे उनके बीच भी ये बहस का मुद्दा था कि पहले हम इंडिया नाम को रखें या फिर भारत को रखें। तो उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है ना, चूँकि हमारा पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया था, तो पहले उन्होंने इंडिया नाम को प्रेफरेंस दी। चलिए, तो ये दोनों नाम भी, सारे नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम भारत के जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूटी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम 28 राज्यों को डिस्कस तो नहीं करेंगे, यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कुछ 2-3 साल पहले ही काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो दिल्ली है जो कि हमारी राजधानी है ना। एक ये यूनियन टेरिटरी भी है, इसके अलावा हमारे देश की राजधानी भी है, आपको पता ही होगा। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर ये हरियाणा राज्य है, इसके बीच में यहाँ पर दिल्ली आपको देखने को मिल जाता है ना। तो आपको याद भी रखना है कि जो दिल्ली की बाउंड्री किस किस से लगती है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है। इसके अलावा
दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की लोकेशन कहाँ है, तो आपको यहाँ पर आपको हरियाणा दिख जाएगा, तो हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब है, पंजाब और हरियाणा के उत्तर में यहाँ पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिल जाएगा। देखिए चंडीगढ़ को 1966 में क्या बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, और इससे संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी घोषित किया गया था। तो ये 2 पॉइंट भी आपको नोट करना है अलग से, है ना। 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ, है ना, देखिए पहले हरियाणा किसका पार्ट था, पंजाब का पार्ट था, लेकिन जब हरियाणा का गठन हुआ, हरियाणा एक अलग राज्य बना, तो ऐसा ये डाउट था कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के पास रहेगा या हरियाणा के पास जाएगा। तो उस टाइम एक अच्छा डिसीजन ये लिया गया था कि इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया उसके गठन के साथ ही। इसके अलावा इसे संयुक्त रूप से दोनों राज्यों की राजधानी भी बनाया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको नोट डाउन करने हैं। इसके अलावा एक है दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप, ठीक है। अब देखिए 2020 से पहले ये जो दोनों आपको दिख रही हैं, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, गुजरात में है दोनों, ठीक है, गुजरात के आसपास है। तो 2020 से पहले ये क्या होता है, सेपरेट थे, अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी। दादर नागर हवेली अलग थी और दमन दीव अलग थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इन दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया, मतलब एक कर दिया गया, है ना। इसकी राजधानी क्या है, दमन इसकी राजधानी है, ठीक है। तो एक डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 2020, है ना, करंट का ही है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। तो अक्सर एग्जाम में, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को कब मर्ज किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को मर्ज किया गया। इसके अलावा अगली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपको पता ही होगा हमारे भारत में 2 द्वीप समूह हैं, एक तो अंडमान निकोबार यहाँ पर है और एक लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि सबसे बड़ा द्वीप समूह है भारत का। तो अंडमान निकोबार जिसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। अगली यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल सिलवासा है। तो यहाँ पर लक्षद्वीप आपको देखने को मिल जाएगा जो कि प्रवाल द्वीप समूह है, तो इसकी कैपिटल सिलवासा है। अगली यूनियन टेरिटरी है जम्मू और कश्मीर। आपको पता होगा पहले ये राज्य था, लेकिन 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। देखिए 5 अगस्त 2019 को इसको घोषित किया गया था, लेकिन प्रभावी कब से हुआ था, तो जो हमारे सरदार पटेल हैं उनकी जयंती 31 अक्टूबर को मनाते हैं, तो उसी दिन इसको प्रभावी किया गया था, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी और 31 अक्टूबर 2019 मेन डेट आपको ये याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2019, है ना। ये सरदार पटेल की जयंती भी इस दिन मनाते हैं अपन। इसके अलावा एक है लद्दाख, तो ये भी 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इसको घोषित किया गया था। और अगली और लास्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है पुदुचेरी या फिर पांडिचेरी। ये कहाँ पर है, आपको यहाँ पर तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी। इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, एक माहे आता है जो कि केरल के अंतर्गत है, एक कराईकल आता है, ये तमिलनाडु में आता है, और एक है यनम, ये आंध्र प्रदेश में आता है। तो जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इसके जिले हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं, जैसे माहे केरल में है, इसके अलावा यनम आंध्र प्रदेश में है, और कराईकल तमिलनाडु में है, और पांडिचेरी भी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके जो जिले हैं ये किस किस क्षेत्र में आते हैं, किस किस राज्य में आते हैं, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो माही है सबसे छोटा जिला भी है पूरे भारत का, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये टोटल 4 जिले हैं पांडिचेरी के। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, और ये दादर नागर हवेली का, ठीक है। तो ये कुछ करंट के हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग में रखने हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम भारत की अवस्थिति समझ लेते हैं कि भारत आखिर अवस्थित कहाँ है। तो देखिए भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या फिर नदन ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर स्थित है ना। अब ये क्या है, थोड़ा हम मैप में समझते हैं। देखिए ये 0 डिग्री आपको दिख रही होगी, ये 0 डिग्री लाइन है, इसको हम भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोलते हैं। अब देखिए इसके जो उत्तर में यदि आप देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है, ये है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा पूर्वी कहाँ से आया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री लाइन है, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो इस प्रकार से जो भारत की लोकेशन आई, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, ठीक है। देख सकते हैं ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। इसके अलावा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में स्थित है, तथा भारत भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब देखिए ये पूरा जो आप येलो कलर से देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा एशिया है ना, एशिया। अब एशिया में भी जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, दक्षिण एशिया आता है। तो जो भारत है वो दक्षिण एशिया का पार्ट है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप क्या है, देखिए भारत के अलावा अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। कुछ भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इंडियन प्लेट में स्थित है। आपको पता होगा, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यदि पढ़ी है, तो भारत और भारत के अलावा इसके कुछ पड़ोसी देश हैं जो कि इंडियन प्लेट में स्थित हैं, वो भारतीय सब
कॉन्टिनेंट या फिर भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, है ना। तो ये जो देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आते हैं। एक बार मैप में देख लेते हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, तो ये देश इंडियन प्लेट में स्थित हैं। इसके अलावा देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पूरा हिमालय है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। तो ये जो पूरा हमारा रीजन है इंडियन प्लेट का, कहीं ना कहीं देखें तो पूरा सेपरेट होता है पूरे, आप देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट से, या फिर महाद्वीप के अंदर एक छोटा महाद्वीप बनता है ना, जो कि एक अलग प्लेट में स्थित है। इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया में स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित है, जो कि हिमालय से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। ठीक है, तो ये चीज़ वही है जो अभी मैंने आपको बताई। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब इसका हम आकार और विस्तार समझ लेते हैं। तो देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है भारत का, है ना। तो ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा ये क्षेत्रफल कितना है, तो ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, अर्थात ये पूरा विश्व है और इसमें ये हमारा भारत है। तो ये पूरा विश्व यदि 100% है, जो हमारा भारत का कितना है, तो हम इसमें हमारा भारत कितना है, 2.43% है। ठीक है, तो पूरे विश्व का 2.43% हमारा भारत का क्षेत्रफल है। इसके अलावा जनसंख्या कितनी है, तो 17.5% है। विश्व की जनसंख्या 100% है, तो इसमें से 17.5% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, इंडिया का है। तो एक समस्या की बात है भारत के लिए कि इतना बड़ा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। ठीक है, तो 2.43% एरिया है और 17.5% जनसंख्या हमारे पास है पूरे विश्व की। आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वें स्थान पर आता है ना, 7th पोजीशन है हमारी अकॉर्डिंग टू एरिया, है ना। क्षेत्रफल या फिर इसको हम बोलेंगे एरिया के अकॉर्डिंग हम 7वें नंबर पर आते हैं। अभी हम सारे देश डिस्कस करेंगे जो कि हमसे ऊपर हैं। इसके अलावा जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम दूसरे स्थान पर आते हैं या फिर 2nd पोजीशन पर आते हैं हम चीन के बाद। तो आपको याद रखना है, एरिया के अकॉर्डिंग हमारा 7वां नंबर है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग दूसरा स्थान है। लेकिन यूएन या फिर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2027 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। तो चीन को भी हम क्रॉस कर देंगे 2027 तक। करीब 5 साल में हम चाइना की जो पॉपुलेशन है ना, देखिए अभी इंडिया की करीब 138 करोड़ है और चाइना की भी 140-41 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इसको हम लगभग 4 साल में क्रॉस कर देंगे। तो ये यूएन की एक रिपोर्ट है, तो ये काफ़ी समस्या वाली बात भी है। चलिए अब हम थोड़ा वर्ल्ड मैप में इन देशों को देख लेते हैं। देखिए, पहले नंबर पर रूस आता है, तो देखिए यहाँ पर मैप में देखिए ये रशिया है सबसे बड़ा एरिया के अकॉर्डिंग। 2nd नंबर पर आता है कनाडा, तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट में या फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आपको कनाडा मिल जाएगा। 3rd पे आता है अमेरिका, तो इसी के नीचे जस्ट आपको यूएसए या फिर अमेरिका मिल जाएगा। 4th नंबर पर आता है चाइना, तो भारत के ऊपर जस्ट यहाँ पर चीन मिल जाएगा आपको। 5th नंबर पर आता है ब्राज़ील, तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील मिल जाएगा। 6th नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा एशिया के जस्ट नीचे। 7th नंबर पर आता है हमारा भारत, तो भारत की लोकेशन तो आपको पता ही होगी। इसके अलावा 8वें नंबर पर अर्जेंटीना आता है, तो ये भी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो ये विश्व के 8 बड़े देश एरिया के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों, कई जगह क्या होता है, 3rd नंबर पर यहाँ पर चीन मिलता है ना, और कहीं पर अमेरिका 3rd पे मिलता है। तो यहाँ से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू NCERT और अकॉर्डिंग टू यूएन का डेटा, तो इसके अकॉर्डिंग अमेरिका जो है वो 3rd नंबर पर आता है। लेकिन क्या होता है, कई जगह आपको चीन भी लिखा मिलता है और हो सकता है कि कई बार आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मिले तो उस पर 3rd नंबर में चीन वाला ऑप्शन हो, अमेरिका वाला ऑप्शन ही ना हो, तो उस टाइम पे आपको चीन को 3rd पर रखना है। लेकिन डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या है, और कभी दोनों यदि ऑप्शन में तो आपको पहले अमेरिका को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग और यूएन का जो डेटा उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग अमेरिका 3rd नंबर पर आता है और चौथे पे चीन आता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने एक 100 क्वेश्चन की MCQ सीरीज भी डाली थी, तो उसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में ऑप्शन में क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या के अनुसार चलिए बात कर ले। तो देखिए, पहले पर चीन आता है, आपको पता ही होगा। 2nd नंबर पर भारत आता है। 3rd पे अमेरिका आता है। 4th नंबर पर इंडोनेशिया आता है, तो इंडोनेशिया जस्ट भारत के नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है, भारत का पड़ोसी ही है। और 6वें नंबर पर ब्राज़ील आता है। अब यहाँ पर भी कहीं जगह कहीं आपको ब्राज़ील मिलता है 5वें नंबर पर, 6वें पर पाकिस्तान मिलता है। तो जनसंख्या तो ऐसी है कि अपडेट होती रहती है। तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान की जनसंख्या ब्राज़ील से ज़्यादा है, तो 5वें नंबर पर पाकिस्तान रहेगा।
चलिए अब हम भारत के महत्वपूर्ण बिंदु जो जैसे उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा इसका विस्तार भी देख लेते हैं। तो देखिए जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, इसके अलावा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर या फिर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच है ना। अब देखिए ये क्या है, थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जाती है ना। ये ग्लोब है जैसे, तो इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो इस हिसाब से जो भारत का विस्तार है, ठीक है, तो ये जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी, ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ पर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 सेकंड तक विस्तृत है, ठीक है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, आपको ऐसे ही याद रखना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये पूरा एक टॉपिक है, तो इसको अभी मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है। आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा ही होगा ये टॉपिक, तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा संपूर्ण जो इसका विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है ना, यहाँ पर हमने 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ा और यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, जो कि ग्रेट निकोबार में यहाँ पर स्थित है, तो इसका जो मान है वो 6 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो कभी संपूर्ण विस्तार पूछ ले तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और ओवरऑल यदि मुख्य भूमि का पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपको क्या दिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है या फिर नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है ना। तो यहाँ पर आपको इंदिरा कॉल देखने को मिल जाएगा जो कि लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा भारत का जो सबसे दक्षिणी या फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, वो आपको यहाँ पर ग्रेट निकोबार में देखने को मिल जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जानते थे, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसको हम किविथु बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या फिर हम बोलेंगे ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो किविथु है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये गुहार मोती या फिर गौरमाता है, जो कि गुजरात रीजन में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर गुहार मोती आपको मिल जाएगा गुजरात के कच्छ में यहाँ पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। सबसे पूर्वी पॉइंट किविथु है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो गुहार मोती है, जो कि कच्छ जिले गुजरात के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? तो कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब मुख्य भूमि क्या है? ये देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर पूरा ये तीन ओर से समुद्र से जो घिरा हुआ है ये, है ना। तो इसका जो यहाँ पर सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है। तो ये भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, जैसे हम 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, ठीक है। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे? कन्याकुमारी। इसके अलावा कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे? इंदिरा पॉइंट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। तो आप यहाँ से यदि भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट से सबसे दक्षिणी पॉइंट की ओर चलेंगे तो 3214 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है ये कितनी है? 2933 किलोमीटर है, या फिर 2933 है। तो आप यदि यहाँ पे भारत के सबसे पश्चिमी पॉइंट से पूर्वी पॉइंट चलेंगे तो 2933 किलोमीटर आपको तय करनी पड़ेगी। तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण की 3214 और पूर्व से पश्चिम की 2933। इसके अलावा भारत की जो संरचना है वो किस प्रकार की है? तो चतुष्कोणीय प्रकार की भारत की संरचना है। अब ये कैसे संरचना बनी? तो देखिए, यदि आप इन चारों पॉइंट को इस प्रकार से आप मिला देंगे, है ना, तो ये जो संरचना बनेगी ये चतुष्कोणीय प्रकार की संरचना बनेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है भारत की संरचना कैसी है? चतुष्कोणीय संरचना है। इसके अलावा भारत के जो 5 राज्य हैं ये भू आवेष्टित हैं या फिर लैंड लॉक्ड हैं, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। अब देखिए, भू आवेष्टित राज्य से मतलब क्या होता है?
इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे राज्य जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, इसके अलावा ना तो तटीय या फिर जलीय सीमा से लगते हैं, ऐसे राज्यों को हम भू आवेष्टित या फिर लैंडलॉक्ड स्टेट बोलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। देखिए मैप में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा यहाँ पर आपको हरियाणा मिल जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। हरियाणा के अलावा झारखंड मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पड़ोसी ही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है। ठीक है, तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि भू आवेष्टित हैं या फिर लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, भू आवेष्टित राज्य की यहाँ पर डेफिनेशन दी है, ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो जल से लगती है और ना किसी अन्य देश से लगती है, भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं, है ना। इसके अलावा देशों की बात की जाए तो सबसे बड़ा दुनिया में जो भू आवेष्टित देश है वो क्या है, कजाकिस्तान है। ठीक है, जो कि एशिया में ही स्थित है। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। अब हम कर्क रेखा को डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्क रेखा जैसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं। गुजरात है, फिर राजस्थान से बहुत ही कम पार्ट होता है इसका पास, इसके अलावा 3rd पे मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर त्रिपुरा है नॉर्थ ईस्ट का, और यहाँ पर मिजोरम है। तो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये आपको इसी फॉर्म में याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश से पास होती है और सबसे कम ये राजस्थान से पास होती है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, तो अभी मैंने बताई दी, और सबसे कम राजस्थान से पास होती है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ मैंने फैक्ट कवर किए हैं। अक्षांश रेखाओं से किसी भी देश के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण होता है और स्थिति का पता चलता है ना। देखिए अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई हैं, जो कि काल्पनिक रेखा हैं, इससे हम किसी भी देश की जलवायु प्रदेशों का पता करते हैं। जैसे भारत आप देखेंगे तो उष्ण कटिबंध में स्थित है और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है ना। कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और कर्क रेखा के ऊपर का क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंधीय। तो ये हमें कैसे पता चला, ये अक्षांश रेखाओं से ही पता चला हमें ना। तो इससे हमें जलवायु प्रदेशों का पता चलता है, किस प्रदेश की जलवायु कैसी होगी। इसके अलावा स्थिति का भी पता चलता है ना। अभी हमने लोकेशन डिस्कस की थी भारत की, तो अक्षांश रेखाओं के थ्रू ही की थी। इसके अलावा कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर के पास होती है, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। चलिए अब हम भारत की मानक समय रेखा को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, या फिर भारत की जो टाइम लाइन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत की मानक समय रेखा, जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इससे निर्धारित की गई है। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आगे डिस्कस करते हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से लिया गया है, या फिर इसको यहाँ से डिसाइड किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे यहाँ पर मिर्ज़ापुर है, तो यहाँ से ही हमारे भारत के टाइम को डिसाइड किया गया है ना। देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये किस लिए होती हैं, इससे किसी भी देश के टाइम का पता चलता है ना। स्पेशली टाइम को मेजरमेंट करने के लिए देशांतर रेखाएं होती हैं, और स्थिति को बताने के लिए भी देशांतर रेखाओं को खींचा गया है, जो कि काल्पनिक है। आगे डिस्कस करते हैं। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर इसी के नीचे आपको उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, और फिर आंध्र प्रदेश है ना। तो ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, जिससे पूरे विश्व का टाइम डिसाइड किया गया है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, ये कहाँ पर है, लंदन के ग्रीनविच नामक से यहाँ पर डिसाइड इसको किया गया है। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5.5 घंटे का अंतर है। तो आपको पता ही होगा है ना। अब हम ऐसा बोलते हैं कि हम ब्रिटेन लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं, मतलब लंदन में दिन का 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि उनकी जो लाइन है वो 0 डिग्री लाइन है, और हमारी कितनी है, 82.5 डिग्री हमारी लाइन है। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करके पूरा निकालेंगे है ना, एक देशांतर रेखा में यहाँ पर 4 मिनट का समय होता है, तो इसको यदि आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटे निकल के आएगा। चूंकि अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है अक्षांश देशांतर वाला, तो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। याद रखिएगा, देशांतर रेखाओं से किसी भी देश के समय और स्थिति का पता चलता है। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको डिस्कस करा दी। ठीक है, तो आपको याद रखना है मानक समय रेखा के बारे में 2 पॉइंट। एक तो मिर्ज़ापुर से यहाँ पर टाइम डिसाइड किया गया, और 5 राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है।
चलिए आगे हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा से मतलब क्या है, देखिए यहाँ आप गुजरात से यदि चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे, त्रिपुरा मिजोरम तक आएंगे, तो ये पूरी जो स्थलीय सीमा ये अन्य किसी देश से टच होती है हमारी। यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर यहाँ पर चीन मिल जाएगा, नेपाल मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा, म्यांमार मिल जाएगा, बांग्लादेश मिल जाएगा। तो ये वाली हमारी पूरी जो रेखा यहाँ पर मैंने आपको बताया है, जितने राज्य ये किससे घिरे हुए हैं, ये तो ये वाली जो हमारी सीमा है ये स्थलीय सीमा है, अर्थात ये लैंड एरिया से कवर होती है। तो इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो 16 कौन कौन से हैं, चलिए एक बार फटाक से हम मैप में देख लेते हैं। देखिए गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल भी मिल जाएगा और सिक्किम मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और यहाँ पर त्रिपुरा है और ये मेघालय भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस प्रकार से ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सारे थे, एक बार फिर से बता देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये सारे राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस करी दी। इसके अलावा भारत की स्थलीय सीमा से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, है ना। अब भारत की जो ये स्थलीय सीमा मैंने बताई, तो इससे कितने देश लगे हैं, तो 7 देश लगे हैं। कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर चीन देखने को मिल जाएगा, फिर पाकिस्तान यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको नेपाल मिल जाएगा, फिर म्यांमार मिल जाएगा, उसके बाद भूटान मिल जाएगा और यहाँ पर थोड़ी सी सीमा पीओके वाले हिस्से से यहाँ पर अफ़गानिस्तान की लगती है। तो ये 7 देश हैं और इसी क्रम में आपको याद रखना है, ये लंबाई के अकॉर्डिंग है कि सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी लगती है, फिर उससे कम किसकी लगती है। तो देखिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से टच होती है, तो 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है बांग्लादेश इंडिया के साथ। सेकंड नंबर पर चीन आता है 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान आता है 3323 किलोमीटर, फिर नेपाल आता है 1751 किलोमीटर, फिर म्यांमार आता है 1643 किलोमीटर, फिर आता है भूटान 699 किलोमीटर और फिर आता है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। तो ये टोटल 7 देश हैं, आपको याद रखना है इसी क्रम में। सर्वाधिक बांग्लादेश और न्यूनतम अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं भारत की समुद्री तटरेखा के बारे में या फिर कोस्ट लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए भारत के 9 राज्यों की सीमाएं जो हैं समुद्री तटरेखा से लगती है ना। तो कौन कौन से 9 राज्य फटाक से हम डिस्कस करते हैं। गुजरात है, फिर यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर छोटा सा राज्य गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। तो ये टोटल 9 राज्य हैं जो कि भारत की तटरेखा या फिर कोस्ट लाइन से लगते हैं। ये सारे 9 राज्य जो अभी मैंने बताई ये वही लिखे हुए हैं। भारत की मुख्य तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 5422.6 किलोमीटर है और द्वीप और प्रदेशों की जो है वो है 2094 किलोमीटर है। देखिए जो आप यदि यहाँ गुजरात से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे पश्चिम बंगाल तक, है ना, इस प्रकार से आप यदि चलेंगे यहाँ से गुजरात से और यहाँ तक आएंगे तो ये जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 5422.6। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इनकी कितनी है, तो 2094 किलोमीटर है। ठीक है, तो इनकी आपको अलग अलग याद रखना है। ये मुख्य तटीय रेखा है 5422.6 और ये द्वीप और द्वीप समूह की है 2094। ठीक है, अब देखिए कई जगह आपको यहाँ पर 6100 भी लिखा मिलता है, तो ये डेटा सही नहीं है। 6100 किलोमीटर 5422 ही सही है, अभी मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई को जोड़कर 7516 किलोमीटर ये कुल तटरेखा हो जाती है। अब देखिए यदि आप 5422.6 और 2094 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर की कुल तटरेखा हो जाएगी। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुल तटरेखा कितनी है, तो आपको टिक करना है 7516.6। यदि ऐसा पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है तो 5422.6। ठीक है, तो ये दोनों डेटा अलग अलग हैं, आपको याद रखना है, डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तटरेखा से लगते हैं। कौन कौन से 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली दमन द्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया,
यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु पे पांडिचेरी है, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था। इसके अलावा गुजरात वाले यहाँ रीजन में दादर नागर हवेली और दमन दीव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कितने केंद्र शासित प्रदेश भारत की तटरेखा से लगते हैं, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। इसके अलावा सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जबकि राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और गोवा राज्य की तटरेखा सबसे कम है। अब देखिए इस पॉइंट को समझिए, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है और ऑप्शन में यदि अंडमान निकोबार भी है, तो आपको अंडमान निकोबार टिक करना है। इसकी लंबाई कितनी है तटरेखा की, 1962 किलोमीटर। अब 1962 आप कैसे याद रख सकते हैं, भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में ही हुआ था, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि अंडमान निकोबार की जो कोस्ट लाइन है वो 1962 है, ठीक है। और सिर्फ राज्यों का पूछे, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो गुजरात आपको टिक करना है 1214 किलोमीटर। सिर्फ राज्यों की पूछे तो गुजरात टिक करेंगे, और ओवरऑल यदि पूछ ले और उसमें अंडमान निकोबार भी ऑप्शन है तो आपको अंडमान निकोबार टिक करना है, क्योंकि अंडमान निकोबार की तटरेखा गुजरात से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहले एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, फिर टिक करना है। क्योंकि क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है, और ए ऑप्शन में आपको दे देगा गुजरात, है ना, तो आप गुजरात टिक करके आ जाएंगे, बाकी का ऑप्शन ही नहीं पढ़ेंगे। जबकि सेकंड, थर्ड या फोर्थ नंबर पर अंडमान निकोबार भी होगा, है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जाता है। तो ऐसी गलतियाँ आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर ऑप्शन पढ़ के अच्छे से टिक करना है, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम सभी राज्यों की यहाँ पर जो तटरेखा है उनको देख लेते हैं। तो ये सभी राज्यों की तटरेखा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, है ना। और ये अंडमान निकोबार की 1962 है और लक्षद्वीप की 132 है। तो यदि आप कुल तटरेखा इसको यदि आप जोड़ेंगे तो ये आएगी 5422.6, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगी 2094, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो 7516 हमारी कुल तटरेखा निकल के आती है ना। अब देखिए 6100 जो कई जगह आपको लिखा मिलता है ये गलत है ना, 5422.6 ही सही डेटा है, तो आपको यही याद रखना है। लेकिन फिर भी कभी मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और ऑप्शन में 6100 है और 5422 नहीं है, तो फिर आप 6100 टिक कर देना, क्योंकि हो सकता है जिस भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है ना, तो वो उसने उस बुक को प्रेफर किया है जहाँ पर 6100 लिखा था, तो आपको 6100 फिर टिक करना होगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अलग अलग डेटा कई बार रहता है, डिपेंड करना है आपको, सूझबूझ से समझदारी से वहाँ पर डिसीजन लेना होगा, ठीक है। लेकिन 5422 और 6100 दोनों ऑप्शन में, तो आपको 5422 को प्रेफरेंस देनी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम समुद्री सीमा को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील तक क्षेत्र होता है, उसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा या फिर टेरिटोरियल सी, है ना। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है उस देश को, मतलब 12 नॉटिकल मील या फिर 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होगा इस पर उस देश का पूर्ण अधिकार होगा। इसके अलावा फिर 24 नॉटिकल मील या फिर 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या फिर कंटेजियस जोन, है ना। इसमें क्या होता है, भारत को इस क्षेत्र में अप्रवासी कानून, साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं ना। अब ये जो 24 मील है, मतलब 12 से जो ये 24 वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, इसमें आप देखिए मान लीजिए किसी अन्य देश का जहाज यहाँ से गुजर रहा है ना, तो उसको आपसे परमिशन लेनी होगी। आप चाहें तो उससे टैक्स ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी समुद्री सीमा से होकर के गुजर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे साफ सफाई का जो जिम्मा होता है उसी देश का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और एक और थर्ड वाला होता है 200 नॉटिकल मील या फिर 200 समुद्री मील तक जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अनन्य अधिकार क्षेत्र या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है, सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों का दोहन, जीवों का सर्वेक्षण, संरक्षण, अनुसंधान की शक्ति, खनिज संपदा विदोहन आदि अधिकार होते हैं उस देश के। तो देखिए 200 नॉटिकल मील या फिर 200 समुद्री मील में क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आपको द्वीप समूह मिल गया है ना, तो वो उस पर आपका अधिकार होगा। इसके अलावा यहाँ पे जीवों का जो यहाँ पे जो भी जीव है उनका सर्वेक्षण, अनुसंधान के कार्य हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार होते हैं आपके इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है जिसे हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं। 12 से 24 के मध्य होती है संलग्न क्षेत्र या फिर कंटेजियस जोन जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा 24 से जो ये 200 का होता है इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और इसके बाहर का जो होता है वो उस पर सभी का अधिकार होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पर लाइन होती है जो कि मैंने आपको बताई नहीं है ना, देखिए उसको आप यहाँ से समझिए। जैसे मान लीजिए, जैसे कि देखिए जो तट होते हैं वो कटे फिटे होते हैं ना, तो इसको एक सीधी लाइन यहाँ से इस प्रकार से खींची जाती है, पैरेलल उसके इस प्रकार से, है ना। इसको हम बोलते हैं आधार रेखा।
आधार रेखा या फिर बेस लाइन, क्योंकि देखिए समुद्र इतना, ये जो तट रेखा होती है इतनी कटी फिटी होती है, तो यहाँ पर से जब आप ये डिस्टेंस मापेंगे 12 नॉटिकल मील या फिर 24 नॉटिकल मील तो दिक्कत होगी, तो इसलिए एक बेस लाइन खींची जाती है ना। और इसके अंदर का जो ये समुद्र वाला क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम आंतरिक जल, है ना, इसको हम आंतरिक जल बोलते हैं। तो ये 24 जो ये 12 समुद्री मील या फिर 12 नॉटिकल मील वाला जो मैंने एरिया बताया, इसके अंदर भी एक लाइन होती है जिसको हम बेस लाइन या फिर आधार रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान है। सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, थर्ड पर महाराष्ट्र आता है, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश आता है और फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर गुजरात आता है। इसकी एक ट्रिक भी है, राम महाउल्लू, है ना, तो इससे आप याद रख सकते हैं। राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है, फिर यहाँ पे थर्ड माह में यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर उसे यहाँ उत्तर प्रदेश हो जाएगा और फिर गुजरात आपको अलग से याद करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में घुमा देता है और कम से कम आपको यहाँ 5 राज्य याद होने चाहिए, है ना। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार भारत के छोटे राज्य, तो सबसे छोटा गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है। तो इसकी भी एक ट्रिक है GST, है ना, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। तो इस प्रकार से आप छोटे राज्यों को भी याद कर सकते हैं। भारत के सबसे बड़े जिलों की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है, फिर सेकंड नंबर पर लेह आता है, फिर जैसलमेर आता है। तो यहाँ पर भी आपको कम से कम 3 जिले याद रखना है, कच्छ जो कि गुजरात में है, लेह लद्दाख के अंतर्गत आता है, जैसलमेर कहाँ आता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो ये 3 बड़े जिले हैं। इसके अलावा माहे जो है पांडिचेरी में, मैंने आपको बताया था ये कहाँ पे है, केरल में आता है ना। तो ये सबसे छोटा जिला है पूरे देश का, सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सर्वाधिक जिलों की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं, 75 जिले आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों से भी लगती है। 8+1 मतलब 8 राज्य हैं यहाँ पर और एक यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन से 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश ये है तो इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है +1 वाला ये है ना। इसके अलावा राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है। तो इसको आपको कैसे याद रखना, 8 राज्य +1 यूनियन टेरिटरी और प्लस यहाँ पर एक देश नेपाल है ना, नेपाल से भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो 8+1+1 इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले भी हैं। अब हम थोड़ा उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में डिस्कस करते हैं ना। उत्तर पूर्वी राज्य मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल 8 राज्य हैं ना। अब यहाँ पर मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा, क्योंकि हम यहाँ पर 7 सिस्टर बोलते हैं, ये 7 राज्य जो हैं, तो हम कई बार ये समझ लेते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सिर्फ 7 राज्य आते हैं, लेकिन 7 राज्य नहीं आते, 8 राज्य यहाँ पर सिक्किम भी इसमें आता है ना। 7 सिस्टर में जरूर 7 ये राज्य आते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। ठीक है, तो ये कुल 8 राज्य आते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में, और 7 सिस्टर या 7 बहनों में ये 7 राज्य आते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य 0 डिग्री लाइन है। तो देखिए ये त्रिपुरा है, यहाँ पर ये 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ, और उसके बीच जो रेखा है उसको हम 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। मेघालय की सीमा सिर्फ असम राज्य को टच करती है। जो यहाँ पर मेघालय है ना, ये मेघालय राज्य आप देख रहे हैं, तो इसकी सीमा उत्तर पूर्वी राज्यों में सिर्फ असम से टच होती है। तो कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके मैपिंग से ही बनेंगे, तो यहाँ पर आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि किस राज्य की सीमा किससे लगती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेघालय की सीमा सिर्फ असम से लगती है। इसके अलावा असम की सीमा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को छूती है। असम की सीमा सिक्किम से नहीं लगती है ना, पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, जो असम राज्य है ना, असम की सीमा जो 7 सिस्टर हैं इनमें सभी राज्यों से लगती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश से भी लग रही है, नागालैंड से भी लग रही है, मणिपुर से भी लग रही है, मिजोरम से भी लग रही है, त्रिपुरा से भी लग रही है और मेघालय से भी लग रही है। जो ये 7 सिस्टर हैं इनमें सभी से लग रही है, लेकिन जो सिक्किम है इससे नहीं लगती। तो आपको स्पेशली याद रखना है, असम की सीमा 7 सिस्टर तो में सबसे लगती है, लेकिन सिक्किम से नहीं लगती। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी यहाँ पर इसकी सीमा लगती है। सिक्किम की सीमा पूर्व में भूटान, उत्तर में तिब्बत और पश्चिम में नेपाल से लगती है। राज्यों में सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है। अब देखिए सिक्किम राज्य है, यहाँ पर इसकी सीमा पूर्व में भूटान, उत्तर में चीन तिब्बत और यहाँ पर पश्चिम में नेपाल से लगती है। और राज्यों में सिर्फ किससे लगती है, तो यहाँ पर यह पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार, उत्तर में तिब्बत और पश्चिम में भूटान से लगती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा पूर्व में यहाँ पर म्यांमार है, उत्तर में चीन तिब्बत है और यहाँ पर भूटान है। तो ये तीनों देशों से लगती है, ये भी आपको याद रखना है।
इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा किस किस से लग रही है? यहाँ पर मेघालय से लगती है, असम से लगती है, इसके अलावा त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैपिंग से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद रखनी है, सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चैनल उनको और हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चैनल क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लिए, दो स्थलीय भागों को अलग करने वाला जो जलीय निकाय होता है उसको हम चैनल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्थल है और एक बी कोई दूसरा द्वीप है ना, और इसके बीच में ये कोई जलीय निकाय है। ठीक है, तो ये चूंकि ये जलीय निकाय ए और बी को अलग कर रहा है या फिर इनको जोड़ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं चैनल। जैसे उदाहरण के लिए कोको चैनल और 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए कोको चैनल कहाँ है, तो यह म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। देखिए यहाँ पर एक द्वीप समूह है जिसको हम बोलते हैं कोको द्वीप समूह, और यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसका सबसे जो उत्तरी वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान। तो इसके बीच में जो ये जलीय निकाय है इसको हम बोलते हैं कोको चैनल। इसके अलावा एक है 8 डिग्री चैनल, तो ये कहाँ पर है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है ना। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का ही पार्ट है और मालदीव एक देश है, आपको पता ही होगा, यहाँ पर हिंद महासागर में। तो ये मालदीव है और यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है। तो इनके बीच में है 8 डिग्री चैनल। और एक और है 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप मिल जाएगा और यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप मिल जाएगा। तो इनके बीच में 9 डिग्री चैनल है। एक 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पर आप देखेंगे छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ठीक है, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ये लिटिल अंडमान है और ये कार निकोबार है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा एक है ग्रेट चैनल, तो ये सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है और ग्रेट निकोबार के मध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेट चैनल है, तो यहाँ पर लास्ट में ग्रेट चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चैनल हैं, वह भी आपको याद रखने हैं।